Hello friends, welcome back to my YouTube channel Just Meet Studies at Tab. Okay, so let's study about more principles of management. Yesterday we have started till सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. स्टूडेंट्स होप है कि आपको समझ आया होगा कल मैंने जो भी समझाया था. अब हम आगे के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे. जैसे कि आप जानते हैं 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, जिसमें से अभी तक हम 8 कर चुके थे. अब हम 9 प्रिंसिपल पढ़ेंगे. ठीक है, 9th प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब क्या होता है. ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं. स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाइस्ट टू लोअर. स्केलर चेन का मतलब ये है कि एक चेन जिसमें हायर से लोअर को सारी इन्फॉर्मेशन पास की जाती है. ठीक है, जिसमें किसी भी स्किपिंग नहीं की जाती है. सपोज़ ए टॉप में है और लास्ट में एफ है, उसके बीच में जितने भी आएंगे पहले ए बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को, फिर ई को, ऐसे ऐसे करके इन्फॉर्मेशन पास होगी. ठीक है, फ्रॉम टॉप टू लो. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल भी है. अगर ई जो है, अगर इफ़ ही वॉन्ट्स टू पास सम अर्जेंट इन्फॉर्मेशन टू ओ. ओके, इट्स अगर किसी को ओ को कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है, देन instead of following the long route of scalar chain, he can directly communicate with O by constructing a gangplank, but generally workers cannot directly communicate with CO but through gangplank it is possible. देखो स्केलर चेन तो ये कहता है कि हाई से लोअर को क्या है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है, क्योंकि नहीं तो कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा. पर कभी कभी क्या होता है, स्केलर चेन जो है वो बहुत बड़ा प्रोसेस बन जाता है अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो. ठीक है, तो उसमें उसके अगर हम उस स्केलर चेन को नहीं फॉलो कर सकते थे तो एक और नई चीज़ है गैंग प्लैंक, जो कि आप इस एग्जाम्पल में पढ़ रहे हो. कौन सी चीज़, गैंग प्लैंक, उसका फॉलो कर सकते हो. ठीक है, जैसे ई को एफ़ को इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली उसको दे सकता है. ज़रूरी नहीं है कि सपोज़ ई को ए को देनी है, ठीक है, तो ऐसे नहीं कि ई से पहले उससे ऊपर जाएगा फिर उससे ऊपर फिर ऐसे करके, नहीं, ज़रूरी नहीं है. गैंग प्लैंक के थ्रू क्या होता है कि वो डायरेक्टली उसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसको देनी होती है. सपोज़ ए को डी को देनी है तो सीधा डी को देगा. ये नहीं कि पहले वो बी के जाएगा फिर सी के जाएगा फिर डी को जाएगा, नहीं, ये चीज़ नहीं होगी उसमें. ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है. इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड बट इट रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटीरियल दैट इज़ अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब आप जानते हैं ना, ऑर्डर मतलब कोई भी चीज़ डिसिप्लिन में एक तरीके से कह सकते हैं. ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए. अब देखिए इस प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि ऑर्डर का मतलब मैं यहाँ पे कमांड की बात नहीं हो रही है, किस ऑर्डर में है, किस तरीके से किया जा रहा है उसको फॉलो. ओके, बट इट रिफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट, मतलब मैन इंसान की और चीज़ों की एक फ़िक्स प्लेस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. अब देखो आपके घर में किसी चीज़ की कोई फ़िक्स जगह नहीं होगी, किचन का सामान बेड में, बेड का सामान किचन में, तो कितना कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, काम जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा ना. तो इसके लिए क्या है, फ्योल कहते हैं कि हर चीज़ की अपनी एक जगह होनी चाहिए. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि एम्प्लॉयज़ का अपना कैबिन होना चाहिए और मैन एंड मटीरियल का अपना सेट होना चाहिए जहाँ पे सब मटेरियल्स रखे जाएँ या जहाँ पे मैन का कैबिन्स हो. ठीक है, दोनों की क्या है फिक्स प्लेस होनी चाहिए. ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो. अब आपकी किचन का सामान आपने बेड में रखा है, बेड की चीज़ें किचन में ऐसे कर दिया तो क्या टाइम वेस्ट होगा, आप खुद ही भूल जाओगे क्या क्या रखा था. तो अगर आप एक कोई भी चीज़ है अगर बंदा संभाल के रखता है एक फ़िक्स जगह में तो उसको याद रहता है कि मैंने वो चीज़ वहाँ रखी है और वो ले लेता है. ठीक है, उसकी चीज़ घूमती नहीं है. इससे क्या होता है, चीज़ घूमती भी नहीं है और टाइम भी वेस्ट नहीं होता है. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की ही नहीं स्टूडेंट्स, बल्कि आप घर में भी अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है. ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी. ठीक है, सबके साथ इक्वालिटी करना इरिस्पेक्टिव ऑफ इट जेंडर, कास्ट, कलर, इकोनॉमिक स्टेटस, एनीथिंग. ओके, तो इक्विटी का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू
काइंड फेयर इन जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़, मतलब एक अच्छा सा ट्रीटमेंट करना एम्प्लॉयज़ के साथ, बुरा सा नहीं। एम्प्लॉय को एक आप एम्प्लॉय को एक वर्कर की तरह ही ट्रीट करें, एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करें, उसको सिर्फ एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ ना करें। भाई वर्कर है, पैसे से खरीदा के तो कितना भी काम कराते जाओ, मतलब कुछ भी कराओ उससे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो एम्प्लॉयज़ विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। अगर उनके साथ न्याय होगा, उनके साथ अच्छे से बिहेव किया जाएगा, तभी वो अच्छे से काम करेंगे, तभी वो मैक्सिमम एफर्ट्स दे पाएंगे, मैक्सिमम मेहनत करेंगे। ठीक है, इफ़ अ मैनेजर इज़ biased in dealing with employees, then employees will get dissatisfied and will not contribute to the maximum capacity। देखिए, अगर मैनेजर जो है वो उसके साथ एम्प्लॉय के साथ बदतमीज़ी करेगा, बहसबाजी करेगा किसी तरह की, तो एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, सेटिस्फाइड ही नहीं होगा, वो अपनी जॉब से परेशान हो जाएगा। ठीक है, और वो जितना वो कर सकता है, जितना वो करना चाहता है, उतना नहीं कर पाएगा। ओके, तो equity does not mean equal salary to the peon but and supervisor, but equity mean application of same disciplinary rules, leave rules in the same way irrespective of the grade position। मतलब उनकी पोजीशन को, जेंडर को नज़रअंदाज करते हुए उनको सेम रिस्पेक्ट, सेम डिसिप्लिन उनके साथ भी मेंटेन रखना चाहिए एक कंपनी के मैनेजर को। ठीक है, और सैलरी भी उनकी कैपेसिटी के हिसाब से इक्वल सैलरी देनी चाहिए। नहीं एक को ज़्यादा मिल रही है, एक को कम मिल रही है, दोनों सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, दोनों की सेम क्वालिफिकेशन है, बट क्या है सैलरी डिफ्रेंशिएट है। क्यों? क्योंकि वो लो कास्ट क्या है, उसका जेंडर ऐसा है, या इस टाइप के कुछ भेदभाव। तो इक्विटी का मतलब सिंपल सी बात यही है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट मैं आपको समझाऊँ तो इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? स्टेप लेना, कोई भी स्टेप। इनिशिएटिव मीन्स टेक योर इनिशिएटिव, स्टेप लीजिए आप कुछ भी। ठीक है, अब इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या कहता है फेयर का, कि इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, मतलब खुद मोटिवेट होके, खुद प्रेरित होके आप कोई स्टेप लो, आप कुछ सोचो, आप कुछ क्रिएटिव करो। ओके, फेयर सजेस्टेड दैट एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एंड एन अपॉर्चुनिटी to take some initiative in making and executing a plan। देखिए, अब जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं कि उनको जितना कहा गया है सिर्फ उतना ही काम करें, नहीं, वो भी क्रिएटिव हो सकते हैं, वो भी अपने आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हैं मैनेजर के साथ, वो भी कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प कर सकते हैं, अपने सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, तो सो मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशंस एंड आइडियाज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ बिफोर फ्रेमिंग द प्लान। देखो, प्लान बनाने से पहले क्या है, एम्प्लॉयज़ के आइडियाज़ को वेलकम करना चाहिए मैनेजर को, कि वो क्या कह रहे हैं। क्या कभी होता है, अब आपके ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अब हर समय अपनी चलाओ, कभी क्या होता है 10 बंदे के, अब अलग अलग बंदों का अलग अलग सोचना का तरीका होता है ना, सोचने का तरीका होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास कोई आइडिया ना हो, अच्छे आइडिया भी हो सकते हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कहीं ना कहीं काम आ जाए। ठीक है ना, so the initiative does not mean disobedience patterns and when you take up management from plumbers follow with its or interpretation or not। ठीक है, तो इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है कि डिसोबीडियंस नहीं है, कि मतलब हम डिसोबीडियंस कर रहे हैं कि अगर जो डिसीज़न एक बार ले लिया गया है वो ही उनको फॉलो करना पड़ेगा। इनिशिएटिव का मतलब डिसीज़न आप ले सकते हो, खुद भी अपने आइडियाज़ रख सकते हो। Okay students, so please if you like my video, don't forget to subscribe my YouTube channel. Please press the bell icon if you want to receive notifications of my video. Thank you, bye.